आज़ाद ग्रुप द्वारा संचालित आज़ाद यूकेपीएससी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये व्यापक बृहद मंच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूकेपीएससी एग्जाम, समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी एग्जाम, साथ ही उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए समर्पित एक व्यापक बृहद मंच है। इसके माध्यम से आप सभी उत्तराखंड राज्य विशेष का व्यापक और संपूर्ण अध्ययन यहाँ से कर सकते हैं। समान अध्ययन के सभी विषयों का विषयवार अध्ययन यहाँ पे आपको लगातार क्लासेस उपलब्ध हो रही हैं। साथ ही करंट अफेयर्स का संपूर्ण अध्ययन की क्लासेस लगातार आप लोगों को मिल रही हैं। प्लेलिस्ट हर विषय की बनाई गई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के क्लासेस देख सकते हैं। आप सभी के लिए एक निःशुल्क मासिक करंट अफेयर्स भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए आप सभी को आज़ाद यूकेपीएससी एकेडमी का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। यह एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या फिर इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करिए, आप सभी को आज़ाद यूकेपीएससी एकेडमी का ऑफिशियल एप्लीकेशन मिलेगा। वहां पर स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो करंट अफेयर्स की मैगजीन मिल जाएगी। बहुत व्यापक और बृहद संपूर्ण मैगजीन है। आप लोग करंट अफेयर्स की आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देगी। साथ ही आप लोग हमारे साथ व्यापक और संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। हर एक विषय का या फिर संपूर्ण कोर्स का यूकेपीएससी और अन्य सभी एग्जाम का यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा आप यदि पहली बार आज़ाद यूकेपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन बेल इसकी जरूर दबाइए ताकि सभी वीडियोस आपको समय से मिल सकें। साथ ही उत्तराखंड के सभी छात्रों को इस चैनल के माध्यम से बारे में जरूर बताइए। हर वीडियो को आप शेयर करिए, साझा करिए और प्रतिदिन के स्तर पर आपको यहाँ पर रेगुलर निरंतर व्यापक स्तर पर क्लासेस मिलेंगी। प्लेलिस्ट पे आपको कंटेंट सारा अपडेट किया जा रहा है, तो आप प्लेलिस्ट भी चेकआउट करिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करके करंट अफेयर्स की मैगजीन प्राप्त करिए, निःशुल्क टेस्ट सीरीज प्राप्त करिए और साथ ही आप यहां पर जुड़ करके व्यापक और बृहद तैयारी करिए। तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। शुक्रिया। को एक एक टॉपिक लूंगा जो हाल फिलहाल के सबसे अच्छे और ज्वलंत विषय थे और मैं इस चीज़ की आप लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से आशान्वित करता हूं कि ये करंट अफेयर्स आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, सीजीपीएससी हो, आरपीएससी हो या जितने भी एग्जाम हैं आपके, सबको मैं कवर करूंगा। यहाँ पे कोई नहीं बचेगा, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ मेरे नोट्स बनाते जाएंगे। जहाँ पे लगेगा जो महत्वपूर्ण होगा, जो चीज़ें संभावित हो सकती हैं वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। स्पष्ट है? ठीक है। चलिए फिर पेन कागज़ निकाल लीजिए आप लोग। सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वो है लता मंगेशकर जी के बारे में, ठीक है। लता मंगेशकर जी को लेकर के जितने प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उतने प्रकार से सारे हम कवर करेंगे। आप सभी को पता है कि 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था मुंबई में, ठीक है। और उम्र इनकी 92 साल थी। 92 साल की उम्र में जो है इनका निधन हो गया था और निश्चित तौर पर इन्होंने जो कार्य किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। विश्व में लगभग कोई भी ऐसा गीतकार पैदा नहीं हुआ है जिस तरीके से इन्होंने कार्य किया और जितने प्रकार के इनको अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड भी मिला है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जितनी भी जानकारी है इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़, इनको स्वर कोकिला भी कहा जाता था क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने गायन कार्य किया है वो अपने आप में अद्भुत ही है, अनोखा ही है। इनके अतिरिक्त दूसरा कोई और है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इनको स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था, पहली चीज़, ठीक। पूछता है कभी भी भारत की स्वर कोकिला, ये उपाधि और पदवी इनके पास है, ठीक है। लता मंगेशकर को बचपन से आप लोग ये चीज़ पढ़ते आए हैं। जन्म कब हुआ था लता मंगेशकर जी का, यहाँ पे डेट दी गई होगी। जन्म इनका जो है 28 सितंबर को हुआ था, 28 सितंबर 1929 को, ठीक है। पीसीएस वगैरह में पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए, 1929 को, ठीक। कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था, ठीक है। इनका जो मूल नाम है वो लता मंगेशकर नहीं है, इनका मूल नाम है हेमा मंगेशकर। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। लता जी का मूल नाम क्या है? हेमा मंगेशकर, ठीक। इसके अलावा इनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 को हुई थी। मृत्यु की तिथि पूछ सकता है, जिस दिन निधन हुआ था। उम्र थी 92 साल, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इनके पिताजी का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। क्या नाम था? पंडित दीनानाथ मंगेशकर। मराठी और कोंकणी संगीतकार के तौर पे इनके पिता भी थे। तो मराठी और कोंकणी जो है
संगीतकार इनके पिताजी भी जुड़े हुए थे। तो पिताजी का नाम पूछता है दीनानाथ मंगेशकर, तो इनके फादर थे। ठीक, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? सबसे पहली चीज, सबसे पहला गीत इन्होंने किसके लिए लिखा? पार्श्व गीत जो इनका था, पहली एक मराठी फिल्म थी उसके लिए इन्होंने 13 साल की उम्र में, मात्र 13 साल की उम्र में एक मराठी फिल्म थी जिसका नाम था किती ही साल। ठीक है, फिल्म का नाम है किती ही साल, किती ही साल। इस फिल्म के लिए सबसे पहला पार्श्व गीत इन्होंने लिखा था अपना। ठीक है, इसके बाद 1942 में एक मराठी फिल्म थी जिसका नाम था पहली मंगला गौर। ठीक है, पहली मंगला गौर जो फिल्म थी उसमें इन्होंने अभिनय भी किया था। एक फिल्म थी जिसका नाम था पहली मंगला गौर, लिख लेंगे, पहली मंगला गौर में इनके द्वारा अभिनय किया गया था। ठीक, इसके बाद ये 1942 में, ये भी मराठी फिल्म थी 1942, और ये भी मराठी, स्पष्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है 1946 में। 1946 में हिंदी भाषा के लिए पहली हिंदी फिल्म थी जिसका नाम था आपकी सेवा में। 1946 में पहली फिल्म है आपकी सेवा में, उसके लिए पहला पार्श्व गीत इन्होंने लिखा था, आपकी सेवा में। ये आपको कुछ तथ्यात्मक तौर पे चीज़ें समझनी। पहला हिंदी पार्श्व गीत इन्होंने लिखा आपकी सेवा के लिए। ठीक है, इसके अलावा लगभग लता मंगेशकर जी के द्वारा 30,000 गाने गाए गए। कितने? 30,000। ये अपने आप में एक खुद रिकॉर्ड है। ठीक है, पुरस्कार कौन कौन सा मिला है इनको, लता मंगेशकर जी को? सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का जो है, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार इनको सन 2001 में मिल गया था, भारत रत्न। तो भारत रत्न इनको मिला है 2001 में। ठीक है, यहाँ पे कुछ पुरस्कार लिखे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारी, बहुत बड़ी लिस्ट है पुरस्कारों की। जो मुख्य पुरस्कार है मैं बता देता हूँ आपको, जो आपको पता होने चाहिए। पहला पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार। कब मिला इनको भारत रत्न? कब मिला? 2001 में। इसको याद करते जाइए, साथ साथ मेमोराइज भी होता जाएगा तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। इसके अलावा पद्म विभूषण, जो भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च है, मिला 1999 में। भारत रत्न इन्हें मिला। भारत रत्न के बाद जो है पद्म विभूषण 1999 में। पद्म भूषण भी इनको मिला। कब मिला पद्म भूषण? 1969 पे, 1969 पे। तो 3 डेटें हैं, 3 तिथियां हैं, 1969, 1999 और 2001। ठीक है, 69 में क्या मिला था? पद्म भूषण। फिर इनको क्या मिला? पद्म विभूषण। फिर इनको क्या मिला? भारत रत्न 2001 में। ठीक है, स्पष्ट है, क्लियर है। इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको 1989 पे मिला। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये भी साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, इसके अलावा देखिए आशा भोसले जी को भी आप जानते होंगे, इनकी बहन है, अभी भी हैं वो, है ना, वो भी बहुत शानदार गाती हैं। इसके अलावा और कौन कौन से पुरस्कार इनको मिले? एक पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, वो 1997 में मिला था इनको, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। इसके बाद नेशनल अवार्ड काफ़ी सारे इनको, नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा पुरस्कार है। फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार नेशनल ऑर्डर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, ये पुरस्कार फ्रांस का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो भी लता मंगेशकर जी को मिला है। ठीक है, तो फ्रांस का सबसे बड़ा पुरस्कार इनको दिया गया था, सन 2009 में दिया गया था। ठीक है, यदि आपको नाम लिखना हो तो नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर,
नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये पुरस्कार फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है। सन 2009 में लता मंगेशकर जी को दिया गया था। इसके अलावा 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा 4 फिल्म फेयर अवार्ड इनको मिले हैं पार्श्व गायिका के लिए। ठीक है, और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। लता मंगेशकर जी के नाम से कुछ पुरस्कार बनाए गए हैं। एक पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया है 1984 में। लता मंगेशकर जी के नाम से पुरस्कार है, इनको नाम देते हैं लता मंगेशकर पुरस्कार। और एक पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है। तो 2 पुरस्कार इनके नाम से दिए जाते हैं। 1992 में जो है महाराष्ट्र सरकार ने ही ये पुरस्कार का नाम दिया था लता मंगेशकर पुरस्कार, जो गायकी के क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक है, लता मंगेशकर जी का जब निधन हुआ उसके बाद जो है पूरा देश शोक में जो है डूब गया और उनके सम्मान में केंद्र सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। ठीक है, तो 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी दिया गया था और भारत रत्न लता मंगेशकर जी जो है 92 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। आप लोगों को जानकारी इनके बारे में सारी होनी चाहिए। ठीक है, कई सारे अन्य नाम हैं इनके, स्वर सम्राज्ञी, स्वर कोकिला, भारत कोकिला, राष्ट्र की आवाज़, सहस्त्राब्दी की आवाज़, ये सारे कई नाम इनके सुनने में आते हैं। ठीक है, पार्श्व गायिका, संगीत निदेशक भी हैं, निर्माता भी हैं, कई सारी चीज़ें 1942 से लेकर 2022 तक जो है लगातार सक्रिय तौर पे काम कर रहे हैं। पार्श्व गायिका मतलब कि जैसे हीरो होता है ना, आप लोगों को पहले फिल्म में क्या लगता था कि गाना शायद हीरो ही गा रहा है, जबकि आवाज़ पीछे किसकी है, सिंगर की है ना। तो पार्श्व गायिका मतलब जो पर्दे के पीछे है ना, आवाज़, हाँ वो तो लिपसिंग करते थे। स्वर कोकिला ये एक तरीके से, चूँकि संगीत इनका इतना अच्छा है तो ये बोला जाता है लोगों के द्वारा। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो नहीं, उससे नहीं जुड़ेंगे, नहीं। चलिए अगला है, ये एक योजना है, बहुत भावी योजना है भारत सरकार की। नाम लिख लीजिए इसका, किसान ड्रोन। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आप लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे, जानते नहीं जानते किसान ड्रोन के बारे में। तो 2022 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी और समावेशी ड्रोन विकास, हर जगह ड्रोन ही ड्रोन, रिप्लेसमेंट कर देंगे ड्रोन हर चीज़ को, हर कार्य को। तो किसानों को एम्पावर्ड करने के लिए, भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशंस के लिए जो है ये एक बहुत बड़ा प्रयास है किसान ड्रोन। ठीक है, अब किसान ड्रोन के बारे में कुछ चीज़ें लिख लीजिए, लिखिए इसको लेकर के, कब इसकी शुरुआत हुई, क्या हुई, और इसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण विषय लिखिए। 18 फरवरी 2022 को शुरुआत कब की गई इसकी, 18 फरवरी 2022 को, फरवरी 2022, 18 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों को मदद करने के उद्देश्य से किसान ड्रोन का उद्घाटन किया गया। किसान ड्रोन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब इसको लेकर के देखो सबसे प्रमुख कार्य क्या है इसका। ये एक तरीके का कह सकते हैं कि एक टैंक है, मानवीय रोबोटिक टैंक है, जिसमें जो है एग्रीकल्चर को लेके बहुत सारे पोषक तत्व और कीटनाशक दोनों जो है इसमें होंगे। ठीक है, और इस टैंक में जो है ये एक तरीके से मानव रहित है, संचालित है, रिमोट सेंसिंग, रिमोट द्वारा संचालित है। तो मुख्य कार्य है फसलों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने का। ठीक है, और इसका शुभारंभ किया गया मानेसर हरियाणा से। शुभारंभ इसका हुआ मानेसर हरियाणा से, मानेसर हरियाणा, इसका शुभारंभ किया गया किसान ड्रोन का। तो भारत में लगभग 100 किसान ड्रोन 16 राज्यों में अभी स्थापित किए गए हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, जब उद्घाटन हुआ है इसका, ये देख सकते हैं हर जगह अलग अलग जितने भी क्षेत्रों में किसान ड्रोन कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो लगभग 16 राज्यों में 100 किसान ड्रोनों को स्थापित किया गया है
जिसमें जो है गोवा हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। तो प्रमुख प्रमुख जो भारत के एग्रीकल्चरल स्टेट हैं उन पे जो है अभी प्रारंभ किया गया है। बाद में इसको पूरे भारत के लिए कार्य करना है। ठीक है, एक संस्था है जिसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस। ठीक है, गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा 1 लाख ड्रोन उसको ऑर्डर दिए गए हैं कि 1 लाख ड्रोनों का निर्माण करना है आने वाले 2 वर्षों के अंदर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इन ड्रोनों को बनाया गया है। ठीक है, तो गरुड़ एरोस्पेस द्वारा डेवलप है, ये चेन्नई में है गरुड़ एरोस्पेस। तो शायद ये पूछ सकता है आपसे कि बनाया किसने, पहल किसकी है, तो गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन की अभी शुरुआत की गई है। कब शुरुआत की गई है? 18 फरवरी को। उद्देश्य क्या है कि भारत में जो है एक तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में हम क्या करें, जो है इनोवेशंस करें, और भारत में ही चूँकि निर्मित होंगे तो और बहुत अच्छा होगा। ये तो कीटनाशक और पोषक तत्वों से भरा हुआ ये मानव रहित एक टैंक है किसान ड्रोन। कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, लगभग इसमें 5 से 10 किलोग्राम की क्षमता है इसमें। इतना जो है उसमें मटेरियल आप भर सकते हैं और उस हिसाब से कर सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, समय की बचत होगी। पहली बात तो मैंने आपको बताया था, आज हमारी एग्रीकल्चर पे चर्चा चल रही थी कि किस तरीके से कृषि का यंत्रीकरण हुआ है। तो अब ये यंत्रीकरण के साथ साथ तकनीकी को माध्यम से जो है तो बचत होगी, दूसरा कम मेहनत में छिड़काव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कम मेहनत भी कम लगेगी, एरिया भी बढ़ जाएगा, और रासायनिक जो कीटनाशक वगैरह से मानव को भी जो डिफेक्ट पड़ता था तो वो भी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इसके अलावा और क्या क्या, इससे और कई सारी चीज़ें आने वाले समय पे होंगी। किसान ड्रोन का कई जगहों पे जो है इस्तेमाल फ्यूचर में आने वाले समय में किया जाएगा, है ना। जैसे कि फसल का मूल्यांकन करने में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। भूमि अभिलेखों का जो है लेखा जोखा या उनके डिजिटलीकरण में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ से खेतों से जो है फल फ्रूट सब्जियों को ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो एक तरीके से किसान ड्रोन जो है आने वाले समय में एक इनोवेशंस के तौर पे रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे ये प्रयास किए जाएंगे। तो एक नए तरीके की एक ये डिजिटल क्रांति है, या कह सकते हैं तकनीकी क्रांति है, जिसके माध्यम से सब्जियों को, फलों को, इन सबको बाजार तक पहुंचाया भी जाएगा। ठीक है, तो भारत में एक तरीके से नए रोजगार के अवसर भी प्रारंभ होंगे ड्रोन के माध्यम से। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा जो है इम्पोर्टेंट सेगमेंट के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। क्लियर है? इसको संचालन कैसे किया जाता है? सब रिमोट के माध्यम से, सारी चीज़ जितनी भी हैं सब रिमोट के माध्यम से ही की जाए। किसान थे पहले वो तो छिड़कते हैं, अब वो बैठे रहेंगे कंप्यूटर पे। नहीं, किसान नहीं रहेंगे इसमें। इसमें जो है ये चूँकि सरकार के द्वारा की गई योजना है तो गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करेगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एक ये खेल से जुड़ा हुआ है आपका, अभी ही हुआ था ये टाटा ओपन अभी हुआ था। जैसे आप देखते हैं ना फ्रेंच ओपन, है ना, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो एक तरीके की टेनिस प्रतियोगिता है ये टाटा ओपन 2022। अभी जो प्रतियोगिता आपकी ये हुई थी, इनको तो जानते ही होंगे, इनके नाम आपको पता ही होंगे, है ना। रोहन बोपन्ना साहब हैं ये, और ये राम कुमार रामनाथन है। तो इसमें टाटा ओपन 2022 में हुआ है, और ये कहाँ हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, पुणे महाराष्ट्र में। टाटा ओपन आपका पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है, और 6 फरवरी 2022 को ये आयोजित हुआ था। इसका खिताब किसको किसको मिला है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका खिताब में जो विजेता है, विजेता जो है इसके पुरुष एकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पुरुष एकल में जो विजेता हैं वो आपके हैं जो जाओ सोउसा। ठीक है, जो जाओ सोउसा ये इसके विजेता हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे ये विजेता होंगे, ये उप विजेता होंगे। हाँ, जो आओ सोउसा पुर्तगाल के हैं। उप विजेता जो हैं वो हैं एमिल फिनलैंड के हैं। ठीक है, इसके बाद पुरुष एकल के जो विजेता हैं वो हैं रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन, ये दोनों भारत के हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे, ये दोनों को आपको रोहन बोपन्ना
और राम कुमार रामनाथन, ये दोनों भारत से हैं। एक टाटा ओपन आपका टेनिस प्रतियोगिता है, टेनिस प्रतियोगिता, क्लियर है। इसके बाद जो है उप विजेता जो हैं ल्यूक सेविले और जॉन पैट्रिक स्मिथ, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्पष्ट है? नहीं, ये सब कुछ नहीं पूछेगा, इतना ज़रूरी नहीं है, फिर ऐसे तो परेशान हो जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों भारत से हैं, रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन। ठीक, चलिए, तो एक तो ये है, ये पर्सन एंड न्यूज़ टाइप में है, पता होनी चाहिए। ऐसे अब क्वेश्चन पूछा, इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन आए थे आपके खेल वगैरह से, तो यूपीएससी या फिर पीसीएस वगैरह में तो पूछा ही जाता है। पीसीएस में मतलब खेल से आते ही आते हैं क्वेश्चन, तो पीसीएस में हमें रिस्क नहीं लेना किसी भी तरीके से। अब एक ये योजना है, इसके बारे में आप जानते होंगे, अपडेशन है इसको लेकर के। एक पहले आपको बता देता हूँ, वन नेशन वन राशन कार्ड। आपको पता है कि कोविड-19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था में जो भी सेक्टर थे, जितने भी सेक्टर थे, वहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो आपकी आजीविका संकट में पड़ गई, लोगों का जो है रोजगार छिन गया, और दूसरा जीवन संकट में पड़ गया, भोजन और पानी और ये सारी चीज़ें। सबसे बड़ी दिक्कत थी जो माइग्रेटेड लोग थे हमारे देश के अंदर, आंतरिक जो माइग्रेशन है देश के अंदर ही, एक राज्य से दूसरे राज्य। अब जैसे आप यहीं पे देखिए, ये बिहार से बैठी हैं, मध्य प्रदेश से बैठे हैं, वो कहीं और से बैठे हैं, तो शिक्षा के नाम पे, रोजगार के नाम पे देश के अंदर एक माइग्रेशन है, हर राज्य के लोग एक दूसरे राज्य पे हैं। और कोविड-19 के दौरान ये देखने को मिला कि जिस तरीके से सरकार के द्वारा सहायता पहुंचाई जा रही थी, उसमें पीडीएस सिस्टम का एक बड़ा योगदान है। तो लगातार 2 घातक लहरें हमने अभी तक कोविड की देख ली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेरोजगार प्रवासी श्रमिक हैं, उनको खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड कराने के लिए सरकार के द्वारा जो है प्रयास किया गया। सरकार के द्वारा 2 प्रमुख चिंताएं थी सरकार की कोविड-19 महामारी पे। पहली थी कि इनको किसी तरीके से जो है खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाए और इनके जीविकोपार्जन को। इसके लिए सरकार के द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड को शुरुआत की गई, ठीक है। वैसे तो इसका जो प्रारंभ था वो 2019 में ही कर दिया गया था। 4 मार्च 2019 को जो है ये योजना की घोषणा कर दी गई थी। अब आप कहेंगे कि कोविड तो 2020 में आया है, 2019 में नहीं आया है, लेकिन सरकार की ये पहले से ही एक इंटीग्रेटेड योजना थी कि हमें चीज़ों को, अब देखिए खुद सोचिए, इतना माइग्रेशन है, आपका राशन कार्ड कहाँ बना हुआ है, गांव का बना हुआ है, जहाँ पे आपका मूल निवास है। आप कहीं और रहें तो ऐसे में राशन मिल ही नहीं पाएगा, या तो आप जहाँ रह रहे हैं फिर वहाँ का राशन बनवाइए, जो कि बहुत जटिल प्रक्रिया है ना। तो ऐसे में एक ही राशन कार्ड हो, आप भारत के किसी भी हिस्से में घूमिए, लेकिन आपका राशन आपको मिल जाएगा। इसके लिए आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक कर दिया गया, और लिंक करने के बाद जो है आप जो है जा करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये योजना जो है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना जो है, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी हुई है, पीडीएस सिस्टम से जुड़ी हुई है, और इसके द्वारा एक ही राशन कार्ड से पूरे देश में कहीं भी खाद्यान्न प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। तो इससे बेनिफिट क्या क्या है? सबसे पहली बात, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो है आपका, एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल आपका 2013 में आया था, उसी के तहत ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आपका चल रहा है, उसी के तहत इसको संचालित किया जा रहा है। तो इससे एक तो पहली बात, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का कुशल क्रियान्वयन होगा, साथ ही कंप्यूटरीकृत खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता भी आ जाएगी। अभी आप देखते हैं कि आधा से ज़्यादा राशन जो है कोटेदार खुद ही बेच लेता है, नहीं देता है, या फिर उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार का मामला है। तो इससे क्या होगा, डेटा चूंकि आपका कंप्यूटराइज्ड होगा, तो आपको मिला है कि नहीं मिला है वो सारी चीज़ें जो है इसमें, और डिजिटल बायोमेट्रिक तरीके से इसमें आपका अंगूठा लगेगा, थंब लगेगा आपका। मतलब पहले क्या होता था, कागजी दस्तखत होते थे, साइन होते थे, अंगूठा लगता था, वो चीज़ें अब खत्म होकर के डिजिटल बायोमेट्रिक कर दिया गया। चूंकि आधार कार्ड से लिंक हो गया आपका, ठीक है, राशन कार्ड, और आधार कार्ड से लिंक होने के बाद अब आपका डिजिटल बायोमेट्रिक के माध्यम से आपकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी कि आपको राशन मिला है या नहीं मिला। अब आप कहीं भी राशन ले लेंगे, मान लीजिए आपने कहीं अपने गांव में राशन ले लिया, तो आप फिर कहीं और उस महीने का नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बायोमेट्रिक में तो जहां भी होगा सब में सेम ही होगा। तो ये क्रियान्वयन क्या कर देगा, बिल्कुल फास्ट कर देगा,
ठीक है, और इससे जो है किसी भी तरीके की लूट खसोट वो सारी चीज़ों से बचा जा सकेगा। करने को तो देखो अभी भी करते हैं ये, लेकिन फिर भी। तो इस योजना के तहत जितने भी राशन कार्ड हैं आधार कार्ड से उनको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, और पॉइंट ऑफ सेल मशीन की सहायता से खाद्यान्न वितरण व्यवस्था इसमें की जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डिपो ऑनलाइन प्रणाली से इनको जोड़ दिया जाएगा। जितने भी पीडीएस हैं सभी को डिपो ऑनलाइन प्रणाली के साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जितने भी राज्य सरकारें हैं सबके द्वारा राशन कार्ड जारी किया जाएगा। इसमें 10 अंकों का एक मानक राशन कार्ड नंबर दिया जाएगा और इस 10 अंक में पहले 2 अंक राज्य के कोड होंगे कि किस राज्य से आप हैं, और 2 अंक जो है राशन कार्ड के नंबरों के तौर पे इनको दिखाए जाएंगे। अगले 2 अंकों के बाद राशन कार्ड नंबर आपका चालू हो जाएगा। इसका क्रियान्वयन देखो कौन कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। मंत्रालय इसका उपभोक्ता मामले सार्वजनिक एवं खाद्य वितरण मंत्रालय द्वारा ये क्रियान्वित हो रही योजना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके तहत जो आपका केंद्रीय भंडारण निगम है, राज्य भंडारण निगम है, निजी गोदाम है, तो उनके द्वारा जितना भी अनाज भंडारित किया जाता है या बफर स्टॉक में रखा जाता है, तो भारत के जितने भी लाभार्थी हैं लगभग 21 करोड़ लाभार्थी हैं उनको ये वितरित किया जाएगा, ठीक है। और इसको अगस्त 2020 तक मतलब ये योजना आपकी लगभग भारत के। अब जो अपडेट है, अभी की अपडेट क्या है, इसकी जो अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी की अपडेट ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य ने 2 फरवरी 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 35वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन चुका है। तो लगभग भारत के सभी हिस्सों में ये योजना लागू हो गई। तो लेटेस्ट का ये है कि अभी छत्तीसगढ़ राज्य ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा भी इसको अडॉप्ट किया गया है। क्या है आपका 2 फरवरी। क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है, 2 फरवरी 2022 को। तो एक आपका ये महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो इसमें मेरा कैसे ऐसे कि घर की जो और सदस्य होते हैं घर पे ही रह जाते हैं, बाकी जो पुरुष लोग होते हैं वो चले जाते हैं काम पे, तो मेरा किसका कोई एक लेकर जाएगा उसको मिल जाएगा। मतलब कि अगर पुरुष को वहाँ चाहिए और जो महिला घर पे नहीं, इस तरीके से कैसे मिलेगा। एक राशन कार्ड एक आधार कार्ड से लिंक है ना, तो ऐसे में इसमें आसान है, ट्रैक हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। कंसर्न पर्सन को जाना है, जा करके लेके चले आना है। अब देखो सबसे बड़ी जो समस्या है ना, अब आप करें कि माइग्रेशन है, माइग्रेशन की समस्या का ही सोल्यूशन के तौर पे बनाया गया है। अब आप सोच रहे हैं कि उसको जैसे 2 परिवार 2 भागों में विभाजित हो गया, तो आप सोच रहे हैं एक परिवार को मिलेगा ना राशन, ऐसा थोड़ा ना होगा कि परिवार के अलावा जो है अलग अलग जो है एक एक व्यक्ति को मिलेगा राशन। तो फैमिली वाइज एक बार एक फैमिली काउंट की जाएगी। राशन कार्ड में परिवार का मुखिया होता है और परिवार के सदस्यों का नाम होता है, और उसी के हिसाब से आपको कितना राशन मिलेगा वो उसके हिसाब से निर्धारित किया जाता है, पर सदस्य के हिसाब से, ठीक है। तो परिवार को मिलेगा, ना कि एक व्यक्ति को मिलेगा राशन, ठीक। चलिए अगली ये अपडेट है एक, ये मुझे लगा कि ये भी आपको सूचित कर देना चाहिए। ये भारत का तिरंगा है और ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि अभी जो है ये फहराया गया है और ये विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा बनाया गया है, खादी कपड़े से बनाया गया इसको, ठीक है। राजस्थान में मैंने आपको 1971 का जो युद्ध हुआ था, 1971 का युद्ध में एक जगह थी जिसका नाम था लोंगेवाला, लोंगेवाले का युद्ध हुआ था। उसमें मेजर कुलदीप सिंह, जो बॉर्डर मूवी आपकी बनी है ना, वो कहानी पूरी सुनाई थी आप लोगों को, ठीक है। तो 15 जनवरी 2022, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस होता है, ठीक है। तो 15 जनवरी 2022 को 74वें सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना हुआ विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज क्या किया गया है आपका, राजस्थान के लोंगेवाला में यहाँ पे फहराया गया है। ये एक बॉर्डर एरिया है आपका, ठीक है, राजस्थान के लोंगेवाला में, भारत पाकिस्तान सीमा पर है ये, वहाँ पर ये फहराया गया है। क्लियर है। और आपको पता है कि ये 1971 में भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसका एक मुख्य केंद्र बिंदु के तौर पे था। इसकी यदि लंबाई चौड़ाई की बात करें तो लंबाई इसकी 225 फीट के आसपास है और 150 फीट ये जो है चौड़ा है। हाँ, 225 फीट और 150 फीट, ठीक है।
अब इसको शायद आपको लगे कि ये शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो, इसका वजन कितना होगा, कितने किलो का हो सकता है ये? इसी से आपको आइडिया लग जाएगा, ये 1400 किलोग्राम का है। ठीक है, 1400 किलोग्राम के आसपास लगभग जो है इसमें वो है। अब इसको आप आइडिया लगा सकते हैं, जो इसमें अशोक चक्र बना हुआ है लगभग 30 फीट का इसका डायमीटर है। डायमीटर मतलब 30 फीट की डायमीटर है पूरी की पूरी। डायमीटर समझते हैं ना, व्यास बोलते हैं इसको। ठीक है, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या कितने की हो जाएगी? हाँ 30 फीट, हाँ 15 फीट जो है आपकी ये त्रिज्या इसकी। तो अशोक चक्र जो है बना हुआ है ये लगभग आपका 30 डायमीटर का है। किस भारी नहीं होगा, वजन तो होगा ना किसी न किसी चीज़ में, कि वजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये रेत में है आपका, बनाया नहीं गया, रेत के ऊपर फहराया गया है। आप देखिए ये ढाल नुमा क्षेत्र है, रेतीला क्षेत्र है, यहाँ पर ये फहराया गया है। ये फहराना ही बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, रख दिया गया है। ठीक है, तो खादी से बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज है ये, और सार्वजनिक रूप से 5वीं बार जो है फहराया गया है, जो खादी से बना हुआ होता है। तो ये खादी से है पूरी तरीके से। ठीक है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, इससे पहले जो है एक बार आपका 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी 2021 में, तो लेह में फहराया गया था। इसके बाद 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के अवसर पर भी खादी वाला फहराया गया था। फिर 21 अक्टूबर 2021 को लाल किले में फहराया गया था। और इसके बाद जो है आपका 4 दिसंबर 2021 को नौसेना दिवस होता है, तो उसमें भी फहराया गया था मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में। और ये आपका हाँ खादी से होते हैं, ऐसा नहीं कि खादी के नहीं होते हैं। ठीक है, बट आकार के आधार पे ये विश्व का सबसे बड़ा खादी से बना हुआ। बाकी खादी के भी होते हैं, कुछ सिल्क के कपड़े से भी बने होते हैं। ठीक है, चलिए अब एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपका। हाँ, इसकी डेट 15 जनवरी को ये फहराया गया। साथ साथ मतलब मेरे साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आप लोग चीज़ें याद करते चलें, ऐसा ना रहे, इसीलिए मैं बिल्कुल आराम से आपको लेकर के चलूँगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। ठीक है, गांव और शहरों के बीच में अंतराल को पाटने के लिए ये मिशन लाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन 2015 में आया था ये मिशन। ठीक है, 31 दिसंबर 2021 तक इस मिशन के श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन को लागू करने वाले 34 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 रहा है तेलंगाना। अभी ये आपसे प्रश्न, ये लगभग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तेलंगाना को नंबर 1 रैंकिंग मिली है 2021 के लिए। ठीक है, 31 दिसंबर 2021 तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने वाले 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 कौन सा था आपका? तेलंगाना। स्पष्ट है, कोई दिक्कत? ठीक है, नंबर 2 पे कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु और इसके बाद है आपका गुजरात। स्पष्ट है? ठीक, तो एक जानकारी आपकी ये भी कुछ याद कर लेना, बस इतना ही बहुत है इसमें। और बाकी और है, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, फिर पंजाब है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान मिला है, बाकी सब बहुत नीचे हैं। ठीक है, तो यूपी 7वें स्थान पे है, यूपी को 7th रैंक मिली है। ठीक है, चलिए तो ये आपको इक्वल रट लेना है। श्यामा प्रसाद रुर्बन मिशन एक तरीके से आप जो गांव है हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से पलायन शहरी क्षेत्रों में ना हो, उसके लिए आधारभूत संरचनाओं को हमें डेवलप करना है उस क्षेत्र पे। ठीक है, और आधारभूत संरचनाओं को डेवलप करके मतलब जो अर्बन रुर्बन मिशन मतलब कि रूरल और अर्बन दोनों को लेकर के क्लस्टर्स डेवलप करने हैं। ठीक है, तो क्लस्टर डेवलप करने की दिशा में जो है इसको लेकर के काम करना है। यहाँ पे आप देखिए ये है आत्मा गांव की सुविधाएं शहर की, मतलब उसको क्लस्टर को इस तरीके से डेवलप करना है कि वहाँ पर ग्रामीण परिवेश के साथ साथ शहरी सभी सुविधाएं उपलब्ध हों।
इस तरीके से हमें क्लस्टर्स बनाने हैं। तो टोटल 296 क्लस्टर्स डेवलप करने हैं, है ना। उनसे फिर कई सारे गांवों को एसोसिएट कर देना है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रुके और वहाँ पे आधारभूत सुविधाओं का विकास हो सके, इसके लिए जो है पूरा का पूरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन आपका बनाया गया है। तो देखिए वहाँ पे कई सारे, एक जुक्कल क्लस्टर है, जुक्कल क्लस्टर आपका तेलंगाना में है, इसको नंबर 1 रैंक इसी को मिली है। जुक्कल क्लस्टर आपका कामारेड्डी जिला पड़ता है तेलंगाना में, वहीं पर है, अवस्थित है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इतना आपको इतना पर्याप्त है, क्लियर है। हाँ, एक ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपका दुर्गा पूजा को लेकर के। कलकत्ता में आपको पता है कि कलकत्ता क्या पूरे भारत में दुर्गा पूजा एक सबसे महत्वपूर्ण जो है त्योहारों में से एक है। तो एक संस्था है यूनेस्को, पहले यूनेस्को का फुल फॉर्म आप लोग को पता ही है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इस संस्था के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरें, मूर्त सांस्कृतिक धरोहरें, प्राकृतिक धरोहरें, इन सभी धरोहरों को जो है सूचीकृत किया जाता है, सांस्कृतिक विरासत सूची के अंतर्गत इसको जोड़ा जाता है। तो कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी जो है 16वें सत्र की जो है यूनेस्को की जो बैठक थी उसमें जो है इसको शामिल किया गया है। भारत की अभी तक 14, ये 15वीं है, 15th है, 14 ऑलरेडी पहले से लिस्टेड है अमूर्त सांस्कृतिक श्रेणी में, ठीक है। और एक तरीके से ये समझिए कि जो दुर्गा पूजा का कॉन्सेप्ट है बंगाल में, बंगाल या पूरे भारत में, आप खुद देखते हैं कि समाज के सभी तबके जितने भी होते हैं, सभी तबके इसके साथ जुड़ते हैं। और सिर्फ इसमें दुर्गा पूजा भारत में महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम है। पहली बात तो महिला माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, दूसरा महिलाओं की बढ़ चढ़ के भागीदारी होती है, ठीक है। तो एक तरीके से वुमन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करता है और आस्था और श्रद्धा का प्रतीक तो हमारे पूरे भारत के लिए है ही, ठीक है। तो पूरे भारतवर्ष में और खासकर बंगाल क्षेत्र में प्रभावी तरीके से, व्यापक तरीके से दुर्गा पूजा जो है मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये बंगाल में चूंकि एक तरीके से कोलकाता का जो दुर्गा पूजा है ना, उसको मानवता की आमूर्ति सांस्कृतिक धरोहर पे सम्मिलित किया गया है। इससे पहले देखो बहुत सारे, जैसे 2017 में कुंभ मेला को भी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। तो इससे पहले कुंभ मेला को किया गया, उसके पहले योग को किया गया, योग और नवरोज पारसियों का एक त्यौहार होता है। तो 2016 में योग और नवरोज को किया गया। 2003 में जो है भारत जो है 2003 में यूनेस्को का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा कन्वेंशन से जुड़ा हुआ था, उसी के बाद से जो है ये लगातार हुआ है, ठीक है। तो अभी यूनेस्को का 16वां सत्र हुआ था दिसंबर 2021 में, उसमें जो है दुर्गा पूजा को 15वें नंबर पे, ये ध्यान रखना है 15 था ये। इससे पहले आपका कुंभ मेला को इसके तहत जोड़ा गया था। स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कहते हैं ना कि जो ये दुर्गा पूजा जो होता है उसमें ये दिखाया जाता है कि जो पुरुष है उनकी गरिमा को खत्म किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कैसे इस रूप, नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप खुद देखिए कि शक्ति और समाज का जो बुराइयां हैं, है ना, ये समाज की जो बुराइयां हैं, जो समाज को, तो महिला के उस रूप को दिखाया गया कि जो समाज की बुराइयों में फिर वो अपना जो है समाज के एक ऐसे रूप में जो व्यवस्था बनाती है ना, तो उसके उस रूप में पूजा जो है की जाती है। तो समाज में जो उस समय ये एक तरीके से प्रतीकात्मक तौर पे इसको जो है यदि देखें तो समाज में एक व्यवस्था बनाए रखना सुचारू रूप से, और समाज के जो अराजक तत्व हैं उस रूप में इसको देखा जाता है। इसको इस रूप में देखना ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये आपका अभी के लिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धीरे धीरे जो है ये संख्या बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो इतने करंट अफेयर्स जो आपके हुए, ये आपको याद हो जाने चाहिए, छप जाने चाहिए। मैं ऐसे ही आराम आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, 2-2 4-4 पॉइंट ही जानने हैं, ज़्यादा नहीं जानने हैं इसमें, ठीक है। तो आपको समझ में आती रहेंगी, समझ में आएंगी और आपको याद होती जाएंगी। बस मेरा यही अल्टीमेट गोल है कि आपके एग्ज़ाम के पहले चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। तो कोई किसी तरीके की दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी
थोड़ा सा इसमें फीडबैक भी दीजिए आप सभी को, ठीक है, एक बार कि ये ठीक रहेगा, इसी तरीके से इसको लेके चलना है, इसको और धीरे धीरे और बेहतर बनाएंगे और सुधार करेंगे। वैसे मेरा काम है कि चीज़ें याद होती रहें। तो चक्रव्यूह सीरीज जो आपकी है, इसका तीसरा खंड आप लोगों के सभी एग्जामों को लेकर के मैं टारगेट लेकर के चलूंगा। और यहाँ पर ये मान के चलिए कि अभी आने वाले समय पे थोड़ा सा डिटेल्ड करंट अफेयर्स भी लेंगे हम साथ साथ, जिनका विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है, और साथ में जितनी भी पर्सनल न्यूज़ टाइप की खबरें हैं वो भी लेकर के चलेंगे। तो आपका जो आईएएस का एग्ज़ाम है उससे जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स हैं यहाँ पे मैं कवर कराऊंगा। ये आपके 2021 और 22 के करंट अफेयर्स होंगे, इसके अंतर्गत 2021 और 22 के कंप्लीट करंट अफेयर्स आपके होंगे, ठीक है। आपका ये समझ लीजिए, ये तृतीय खंड आपका इससे जुड़ा हुआ है। प्रथम खंड मैंने आपको बताया कि 2019-20 के करंट अफेयर्स को कवर करवाता है। द्वितीय खंड जो आपका है 2020-21 के करंट अफेयर्स को कवर करवाता है। तृतीय खंड आपका 2021-22 के करंट अफेयर्स को कवर करवाएगा। तो ये तीनों खंड की प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, और ये आपका रेगुलर कंटिन्यूअस सब आपकी चलेगी। तो आईएएस एग्जाम का पूरा कवर होगा, साथ में यहाँ पर मैं जो यूपीपीएससी का एग्जाम है आपका, इसको पूरा आपका आराम से इत्मीनान से आप पूरे फॉलो कर लीजिएगा, आपको एग्जाम हॉल पे आंसर मिलेंगे। यूपीएससी का एग्जाम हो गया, बीपीएससी का एग्जाम है आपका, ये पूरा कवर होगा। एमपीपीएससी का एग्जाम है, पूरा कवर होगा यहाँ पे। सीजीपीएससी का एग्जाम है, पूरा कवर होगा। आरएएस का एग्जाम है, पूरा कवर होगा आपका। इसके अलावा जितनी भी न्यूज़ है, क्योंकि न्यूज़ में कुछ नहीं छोड़ूंगा, स्टेट वाइज ये जितने स्टेट बता रहा हूँ इनसे जुड़ी हुई न्यूज़ें भी मैं उठाऊंगा। यूकेपीएससी का एग्जाम है, पूरा कवर होगा आपका, सब कुछ लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे आपका, ठीक है। साथ ही झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जेपीएससी का एग्जाम है, जेएसएससी सीजीएल है। तो ये तो आपके जितने भी एग्जाम और जितने भी आप एक दिवसीय एग्जाम दे रहे हैं वो सारे भी आपके पूरे के पूरे कवर होंगे, कुछ नहीं बचेगा इस करंट अफेयर सीरीज से, बस ये मान के चलिए। इसके अब लगातार जितने भी अंक हैं आप लोगों के साथ रहेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं पूरे एडवांस लेवल की करंट अफेयर्स करवाऊं, सारी चीज़ें होंगी और बिल्कुल याद करते चलना है, मेरे साथ सेशन में याद करते चलना है, नोट्स आप बनाते चलो। एग्जाम हॉल के टाइम पे बस ये होगा कि रैपिड आपने देख लिया और काम चीज़ें आपकी होती चली गई। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स का पूरा सफ़रनामा हमारा चालू होता है। इसमें मैं 2021 और 2022 ये कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर करने जा रहा हूँ। बस अब आप लोगों का सहयोग इसमें चाहिए और क्रम से बस इत्मीनान से मुझे सुनना है, मुझे याद करना है, ठीक है। और इसको और बेहतर कैसे और बनाया जाए इस दिशा में भी हम लोग काम करते रहेंगे, इसमें आप लोगों के सुझाव हमेशा बने रहेंगे, ठीक है। तो एक एक करके जितने भी करंट अफेयर्स हैं आप सभी के लिए जो है ये मेरा प्रयास लगातार जारी रहेगा। आप लोगों को एक एक करंट अफेयर्स कराएंगे, समय यही रहेगा, है ना। आप लोग समय से उपस्थित हो जाइएगा, ये बहुत ज़रूरी है। समय 5 बजे का शाम को है, सभी लोग उपस्थित होंगे, सभी लोगों को सूचित भी करेंगे, ये भी जानकारी आप लोगों को देनी है सभी तक, और इसका व्यवस्थित तरीके से क्लास चले ये जिम्मेदारी मेरी है। मंडे टू फ्राइडे ही क्लास होगी आपकी, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो भी मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है, तो करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो भी आपको मैं समय के साथ दे दूंगा। करंट अफेयर्स मतलब आपको निश्चिंत होकर के रहना है कि करंट अफेयर्स से आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना है। आराम से सारी कैटेगरी आपकी कवर करते जाएंगे। साइंस एंड टेक भी उठाऊंगा आपका, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, आर्थिक खबरें हैं, या फिर आपकी जो जितने भी सूचकांक हैं या फिर पर्सनल न्यूज़ टाइप की खबरें हैं वो सारी कवर होंगी। डिफेंस रिलेटेड खबरें हैं, सब कुछ लेकर के चलेंगे। स्पोर्ट हो गया, पुरस्कार हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं, नियुक्तियां हो गई, भारत सरकार की सारी योजनाएं हो गई, सब खबरें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर रेगुलर मिलते हैं। आप लोग बस अंसा अपने नोट्स बनाते जाइएगा और जो भी फीडबैक हो आप लोग शुरुआती क्लासेस में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं। हाँ, प्री तक चलेगा। टेस्ट सीरीज के लिए एक बात आप लोगों से करनी थी मुझे। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे सप्ताह में हम टेस्ट सीरीज का एक टॉपिक बता दें आपको, और वही टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे उस टेस्ट में। मतलब पहले ही हमने जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट लिया, उसका टॉपिक बता दिया। संडे टू संडे टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की जा सकती है, जिसमें सभी लोग टेस्ट देंगे। तो टेस्ट सीरीज को लेकर कल मॉर्निंग सेशन में आप लोग उपस्थित रहिएगा सभी लोग। कल मॉर्निंग सेशन में मैं आपको सूचना दूंगा, ठीक है। सभी लोग जो है कल के